नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसमें आगे हम एक प्रकार और देखेंगे कि प्रतिशत के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत कमी और वृद्धि। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या है, राम की आय 20% अधिक है। राम की आय अधिक कितनी है, 20% अधिक है। अगर अधिक दे रखी है तो हम इसको 100 में जोड़ देंगे, तो यानी कि इसका क्या बनेगा, ये 120 हो जाएगा, 120%। अब हमें ये देखना है कि श्याम की आय से कितनी कम है, श्याम की आय कितनी कम है। तो अब हमें इसका प्रतिशत निकालना होगा, तो कितनी प्रतिशत ज़्यादा थी उसको ऊपर लिख देंगे, और इससे राम की आय से कम है, यानी कि राम की आय 120 हो गई, तो 120 गुणा 100, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 50/3%, यानी कि 16 सही 2/3%। यानी कि राम की आय तो श्याम की आय से 20% अधिक थी, और श्याम की आय राम की आय से 16 सही 2/3% कम है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, मोहन की उम्र सोहन की उम्र से 30% कम है, तो सोहन की उम्र कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या दे रखा है। मोहन की उम्र सोहन की उम्र से 30% कम है। 30% कम दे रखी, यानी कि हम पूरी उम्र उसकी 100% है, तो इसमें से उसकी 30% घटा देंगे, यानी कि उसकी 70% उम्र है उसकी। यानी कि सोहन की उम्र अगर 100% है, तो इसकी उम्र आज के दिन 70% है, 70 साल है। अब हम देखेंगे कि सोहन की उम्र रोहन की उम्र से कितनी ज़्यादा है, मोहन की उम्र से, तो कितना प्रतिशत कम थी, 30%, उसको ऊपर लिखेंगे। और अभी मोहन की उम्र कितनी है, 70 गुणा 100, यानी कि 300/7%, 42 सही 6/7%, यानी कि सोहन की उम्र मोहन की उम्र से 16 सही 42 सही 6/7% अधिक है। अब इसी में हम आगे एक प्रकार और करते हैं। एक बगीचे में माली ने फूलों के मूल्य में 30% की वृद्धि की है, और ग्राहकों की संख्या में 10% की कमी हो गई, तो बगीचे की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माना कि पहले फूलों का मूल्य 100 रुपये था, पहले का मूल्य, और अब का मूल्य हो गया 30% की वृद्धि करने के बाद 130 रुपये। और पहले ग्राहक आते थे 100 ग्राहक आते थे, और अब 10% की कमी होने के कारण 90 ग्राहक आते हैं। तो अब हम देखेंगे पहले की आय कितनी थी इसकी, फूलों का मूल्य और ग्राहकों की संख्या, अगर हम इसको गुणा कर दें तो इसका मूल्य आय आ जाएगी। यानी पहले उसका आय 10,000 थी, और अब उसकी आय हो जाएगी 11,700 रुपये। तो अब हम इसमें देखेंगे कितना अंतर आया है। इसमें 1700 का अंतर आया है, और कितना पहले मूल्य कितना था, 10,000 गुणा 100,
यानी कि उसको 17% का फ़ायदा हुआ। मूल्य बढ़ाने के बाद उसको अब 17% का मुनाफा हुआ। अब हम इसी में एक प्रश्न और देखते हैं। किसी सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 20% कम कर दिया गया है और दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, तो अब हॉल में आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि माना कि पहले टिकट का मूल्य 100 रुपये था। टिकट का मूल्य 100 रुपये था पहले, और अब 30% की वृद्धि करने के बाद इसका मूल्य 130 रुपये हो गया। इसका मूल्य 20% कम कर दिया, तो अब इसका मूल्य 80 रुपये हो गया। और ग्राहकों की संख्या मान लो पहले 100 ग्राहक आते थे, और अब 30% की वृद्धि होने के बाद 130 ग्राहक आने लग गए। तो अब हम इनका गुना करके देखेंगे आय का, तो अब हमें मुनाफे का पता चल जाएगा, मुनाफा हुआ या घाटा। तो इसका गुना 10,000 हो जाएगा, 10,400 हो जाएगा। अब हमें इसमें 400 रुपये का मुनाफा हुआ, यानी कि 400 रुपये का मुनाफा हुआ। तो हम इसका प्रतिशत देखने के लिए क्या करेंगे, पहले की आय लिखेंगे नीचे गुना 100, यानी कि 4% का मुनाफा हुआ। मूल्य बढ़ाने के बाद उसको 4% का मुनाफा हुआ। अब हम इसी में शिक्षा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा को पास करने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र 182 अंक प्राप्त करता है और 28 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। यानी कि छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, 182 अंक प्राप्त किए। और पास होने के लिए उसे चाहिए थे 42% अंक। और वह कितने नंबरों से फेल हो गया, 28 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 182 में 28 नंबर और ज़्यादा आ जाते तो वह पास हो जाता। यानी कि पास होने के लिए कुल कितने नंबर चाहिए थे, यानी कि 210 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। और पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था, 42%। यानी 42% इज इक्वल टू 210। 1% बराबर 210/42। और 100% के लिए 5 गुना 100, यानी 500 नंबर पूर्णांक चाहिए। उस पेपर का पूर्णांक 500 अंक था, 500। अब हम इसी में आगे एक प्रश्न और करेंगे। हमारा प्रश्न है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र ने 235 अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। तो छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 35% अंक चाहिए थे, और उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 235। और 10 अंकों से वह फेल हो गया। अगर हम 10 अंक और जोड़ दें तो उसको पास होने के लिए 245 अंक चाहिए थे। यानी कि पास होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए, 35%, और अंक कितने लाने चाहिए, 245। यानी 35% बराबर 245, 1% बराबर
245/35 और 100% बराबर 245/35 गुना 100। 7 से काटे, 7 दिया 21, 7 पंजे 35, 7, यानी कि 700 अंक पूर्णांक चाहिए थे पास होने के लिए। पूर्णांक 700 चाहिए था परीक्षा को पास करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र 42% अंक लाता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक ज़्यादा लाया, और उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 30% अंक लाता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो हम देखते हैं, छात्र ए 42% अंक लाया और छात्र बी 30% अंक लाया, यानी पास होने के लिए उनको कुछ एक मायना था जिसको पार करना था। तो छात्र ए जो 42% अंक लाया वह 18 नंबर ज़्यादा लाया पास होने के लिए, और जो छात्र दूसरा था वो 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इनका बीच का अंतर है 18 नंबरों का, और प्रतिशत का अंतर कितना है? वह 12 अंकों से फेल होता है, और इनका बीच का अंतर कितना है? 12%, और इनका वैसे अंतर हो गया 30 नंबर का, यानी कि 12% बराबर 30, 1% बराबर 30/12 और 100% बराबर 30/12 गुना 100, 6 5 30, यानी कि 250 अंक पूर्णांक थे उस परीक्षा में। और इसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? यानी कि पास होने के लिए देखें तो छात्र बी 30% अंक लाया था, तो 250 का 30% कितना होगा? यानी कि 75 अंक होंगे 30%, और पास होने के लिए नंबर चाहिए थे, है 12 नंबरों से फेल हो गया था, तो इसमें 12 अंक जोड़ देंगे हम। 87 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 56% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक अधिक लाया पास होने से, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे वह बताओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं छात्र ए छात्र 56% अंक लाया, और छात्र बी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, और इनका पास होने के लिए कुछ एक मायना था, जिससे 56% ए छात्र 30 अंक अधिक लाया पास होने से, और बी वाला छात्र 18 अंक कम लेकर आया पास होने से, यानी कि इनके बीच का अंतर है, जो वैसे अंतर है वो तो 16% हो गया, और जो इनका नंबरों का अंतर है वो 48 हो गया, यानी कि 16% बराबर 48 और 1% बराबर 48/16, और तो 100% बराबर 48/16 गुना 100, यानी कि पूर्णांक तो इस परीक्षा के लिए 300 अंक चाहिए थे पूर्णांक। और पास होने के लिए सबसे पहले हम किसी का भी निकाल लेंगे, यानी बी का नंबर निकालेंगे, तो बी का कितना नंबर मिला? यानी बी ने 120 अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए इसमें हमें 18 अंक और जोड़ने पड़ेंगे, यानी 138 अंक पास होने के लिए चाहिए थे, पासिंग मार्क्स। अगर हम 138 का प्रतिशत देखें, यानी कितना प्रतिशत से पास होना था, तो हम इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए और पूर्णांक नीचे गुना 100, यानी 46% अंक चाहिए थे पास होने के लिए।
अब हम इसमें एक अगला प्रकार देखेंगे। किसी परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों में से 75% अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया और योग्य छात्रों की संख्या 675 है। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? यानी कि परीक्षा में कुल 100% छात्र बैठे थे, जिनमें से 75% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी ये फेल हो गए, ऐसे मान सकते हैं हम। और यानी बचे कितने? 25%। यानी इसमें कितना दे रखा है? योग्य छात्रों की संख्या है 675, यानी 25% बराबर 675। तो 1% बराबर 675 बटे 100, 25, और 100% छात्र बराबर है 675 बटे 25 गुना 100, यानी कि 2600 आ जाएगा, 2700। यानी कि कुल छात्रों की संख्या 2700 थी। कुल छात्र जो परीक्षा में बैठे थे वो 2700 थे, जिनमें से 675 तो योग्य छात्र थे और बाकी के 2025 छात्र अयोग्य घोषित हो गए थे। अब हम इसमें आगे एक प्रकार और देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी तथा 70% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 40% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कुल छात्रों में से 5 छात्रों का प्रतिशत बताइए। अब हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, जो छात्र हिंदी में फेल हुए हैं उनको हम ए से लिख लेंगे, यानी हिंदी में 60% छात्र फेल हुए हैं, और अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं उनको बी से लिख लेंगे, यानी अंग्रेजी में 70% छात्र फेल हुए हैं, और जो दोनों में फेल हुए हैं उनको सी से लिख लेंगे, यानी 40% छात्र जो दोनों में फेल हुए हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5% बताइए, जितने छात्र पास हुए हैं उनका प्रतिशत। तो उसका 5% निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, 100 माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी। तो अब हम इसमें देखेंगे ये 100 माइनस 60 प्लस 70 माइनस 40, तो ये 130 माइनस 40 90 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 90, 10% छात्र पास हुए, 10% छात्र पास हुए। और इसका एक दूसरा तरीका क्या होता है, हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। जैसे ये वेन डायग्राम बनाए दो हमने, ये हो गया हिंदी का और ये हो गया अंग्रेजी का, यानी जो दोनों में फेल हुए वो तो बीच में आ जाएंगे, 40% छात्र जो दोनों में फेल हुए। अब हिंदी में कुल कितने हैं? 60, तो ये हिंदी का डायग्राम, इसमें 40 तो पहले से हो गए, तो टोटल 60 होने चाहिए, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। और जो अंग्रेजी में फेल हुए 40 पहले से हैं, तो 30 और, यानी कुल 70 अंग्रेजी के हो गए। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, क्या कितना बना, यानी 90% छात्र तो फेल हो गए थे और बचा कितना, 10% छात्र पास होंगे। अब हम इसमें आगे एक प्रश्न और करते हैं। किसी परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र विज्ञान में फेल हुए। यदि 55% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें वेन आरेख से करके देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा अंग्रेजी का वेन आरेख, और ये हमारा हो गया विज्ञान का आरेख। तो कुल दोनों में फेल हुए थे 55%, और जो अंग्रेजी में फेल हुए वो 75% थे, यानी कि कुल 75 होने चाहिए, तो इसमें 20%।
और विज्ञान में कुल कितने फेल हुए? 65%, यानी 55 और 10 65%। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बना? 85% टोटल बना, यानी फेल हुए। और कुल 100% छात्रों में से 85% घटाएंगे तो 15% बचेगा, वो पास परसेंटेज बच जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से करें, यानी A बराबर 75%, B बराबर 65% और C बराबर 55%। तो अब हम इसमें 5% निकालेंगे तो 100 माइनस A प्लस B माइनस C, 100 माइनस 75 प्लस 65 माइनस 55। अब ये हो जाएगा 140 माइनस 55 करेंगे तो ये हो गया 85%। तो 100 से 85 माइनस करेंगे तो यानी 15% छात्र पास हुए। आपको इसमें से जो तरीका अच्छा लगे उसी से आप कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।